हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष बीकॉम पाठ तृतीय के विषय एडवांस अकाउंटिंग के एक अध्याय शाखा लेखे के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में स्वतंत्र शाखाओं के संबंध में शाखा खाते यानी प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाते और शाखा की पुस्तकों में प्रधान कार्यालय खाते के शेषों में अंतर होने पर उसका किस प्रकार मिलान किया जाएगा, इस पर एक व्यावहारिक प्रश्न के साथ चर्चा करूंगा। तो आइए देखें। हाँ, तो आपके स्क्रीन पर यह एक प्रश्न है। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। देखिए, रिंगवेल लिमिटेड दिल्ली हैज ए ब्रांच एट मुंबई वेयर a separate set of books is used. The following is the trial balance extracted on 31st December 2012. हेड ऑफिस ट्रायल बैलेंस, यह आपको हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इसमें शेयर कैपिटल है, इशूड कैपिटल 8,000 शेयर 8 लाख के। P&L अकाउंट का 1 जनवरी का बैलेंस इन्होंने दिया हुआ है, 12 का ओपनिंग बैलेंस है 25,310। इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है हेड ऑफिस के द्वारा 30,000 रुपये। जनरल रिजर्व, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट फॉर 2012 के साल का 82,200 रुपये। कैश बैलेंस और करंट अकाउंट के ब्रांच करंट अकाउंट का मतलब यह है कि यहाँ ब्रांच अकाउंट की जगह उसका नाम ब्रांच करंट अकाउंट के रूप में दिखा रखा है। तो हेड ऑफिस कहता है कि हमें ब्रांच से 1,33,710 रुपये जो है वह लेने हैं। ये दूसरा ट्रायल बैलेंस जो है वह ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है। फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ब्रांच का, स्टॉक, डेटर, कैश बैलेंस, हेड ऑफिस बैलेंस। हेड ऑफिस कहते थे कि ब्रांच से में 1,33,710 रुपये लेने हैं और ब्रांच कहती है कि हमें हेड ऑफिस को 1,29,010 रुपये ही देने हैं। तो इस प्रकार 4,700 रुपये का यह प्रधान कार्यालय खाते और शाखा खाते के मध्य यह अंतर है। तो जैसा इसकी थ्योरी जब मैंने आपको बताई थी पूर्व लेक्चर में, तो आपको बताया था कि प्रधान कार्यालय और शाखा खाते के मध्य, प्रधान कार्यालय खाते और शाखा खाते के मध्य जो शेष हैं उन दोनों के मध्य अंतर के सामान्यतः 4 कारण होते थे। एक गुड्स इन ट्रांजिट, दूसरा कैश इन ट्रांजिट, तीसरा है शाखा की स्थायी संपत्तियां एवं उन पर ह्रास, और चौथा जो था वह आपका था इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन, यानी 2 शाखाओं के मध्य पारस्परिक रूप से होने वाले व्यवहार। इन मदों के कारण दोनों खातों के शेष यानी शाखा खाते की पुस्तकों में प्रधान कार्यालय खाते का शेष और प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाते का शेष जो है वो एग्री नहीं कर पाते, दोनों का मिलान नहीं हो पाता है। तो हमने आपको बताया था कि अब ये 2 ट्रायल बैलेंस हैं, इनसे हमें आगे क्या बताएगा, अंतिम खाते बनाने हैं जैसा सूचना देंगे। लेकिन उससे पहले हमें ऐसे तलपटों से अंतिम खाते बनाने से पूर्व सर्वप्रथम इन दोनों खातों के शेषों में होने वाले अंतर के कारणों का पता लगा करके पहले उसका निराकरण संबंधी प्रयास करेंगे, उन दोनों के शेषों को मिलाएंगे, तत्पश्चात ही आगे की कार्यवाही करेंगे। तो देखें ये क्वेश्चन में क्या कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ द करंट अकाउंट्स इन द 2 सेट्स ऑफ बुक्स is accounted for as follows. Cash remitted by branch on 31st December 2012 but received by HO on 1st January 2013 rupees 3,000. Stock stolen in transit from head office and charged to branch by head office but not credited to HO in the branch books as the branch manager decline to admit any liability not covered by insurance रुपीज 1,700। कहने का मतलब ये 2 मदें हैं जो इन दोनों चालू खातों के
शेषों में अंतर के लिए दायी हैं। पहला है प्रधान कार्यालय 31 दिसंबर को 3,000 रुपये भेजे जो शाखा को 1 जनवरी को मिले, यानी वर्ष के अंतिम दिन नहीं मिले। और दूसरा है प्रधान कार्यालय ने शाखा को जो माल भेजा उसमें 1,700 रुपये का माल चोरी चला गया, जिसको प्रधान कार्यालय ने शाखा खाते को डेबिट कर दिया, लेकिन शाखा के जो प्रबंधक थे उन्होंने इस लायबिलिटी को स्वीकार करने से मना कर दिया है। तो जाहिर है, आपको जब पूर्व में थ्योरी बताई थी, तो ऐसी स्थिति में इनके समायोजन की प्रविष्टि प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में करेंगे। नीचे कहते हैं क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन, गिव द ब्रांच करंट अकाउंट इन एचओ बुक्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस थ्रू जनरल ऑल्सो प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर। आपसे कहते हैं कि ब्रांच करंट अकाउंट हेड ऑफिस की पुस्तक बनाना है और ब्रांच ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद में और कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी है। चूंकि ब्रांच के तलपट को हम देखें तो यहाँ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 31,700 रुपये दिया हुआ है। इट मीन्स शाखा ने अपना P&L अकाउंट खुद बनाया है, अपने स्तर पर बनाया है, और शाखा ने अपने P&L अकाउंट के द्वारा प्रकट जो लाभ की राशि है 31,700 वह उसके इस ट्रायल बैलेंस में दिखा रखी है। तो लिहाजा शाखा के लाभ की राशि का सीधा समायोजन करने के उपरांत केवल बैलेंस शीट से संबंधित मदें रहेंगी, इनको इनकॉर्पोरेट कर देंगे प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में, और देन उसके बाद में जो है कंपनी की बैलेंस शीट अपन बना लेंगे। आइए, तो सबसे पहले जैसा हमें मालूम है कि भाई प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में जो शाखा खाते का शेष दिखा रखा है और वह 1,33,710 रुपये है, जबकि ब्रांच के तलपट में एचओ अकाउंट का बैलेंस 1,29,010 रुपये है, यानी दोनों में 4,700 रुपये का अंतर है, जिसके कारण भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों की समायोजन प्रविष्टि करेंगे हेड ऑफिस की बुक्स में। तो हेड ऑफिस की बुक में पहली एंट्री कर देंगे कैश इन ट्रांजिट अकाउंट या टू ब्रांच करंट अकाउंट। अगर ये ब्रांच अकाउंट के नाम से होता तो खाली ब्रांच अकाउंट दिखे थे, लेकिन चूंकि हेड ऑफिस में इसका नाम ब्रांच करंट अकाउंट है तो लिहाजा हम एंट्री कर देंगे कैश इन ट्रांजिट अकाउंट या टू ब्रांच करंट अकाउंट 3,000 रुपये। और दूसरा 1,700 रुपये का जो माल चोरी चला गया, बीमित नहीं है। अगर बीमित होता तो इंश्योरेंस कंपनी को डीआर कर देते, बीमित नहीं है इसलिए सीधी सीधी हानि है, तो एंट्री कर देंगे लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट या टू ब्रांच करंट अकाउंट। चूंकि हेड ऑफिस ने जब माल भेजा था तो ब्रांच करंट अकाउंट को डीआर किया था, लेकिन ब्रांच ने उस लायबिलिटी को स्वीकार नहीं किया, तो लिहाजा यहाँ पर हम जो है इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ब्रांच ने P&L अकाउंट बना करके अपना तलपट भेजा हुआ है। अब आगे की एंट्री देखेंगे। सर्वप्रथम ब्रांच के तलपट में दिखाए गए 31,700 रुपये का जो P&L है, जो उन्होंने P&L अकाउंट का बैलेंस दिखाया है क्रेडिट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 का, हेड ऑफिस उसके लिए एंट्री पास करेगा ब्रांच करंट अकाउंट DR2 ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये उस प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री कर देंगे। देन इसके बाद में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, ब्रांच के बैलेंसेज को ठीक कर दिया हेड ऑफिस ने एडजस्टमेंट एंट्री करके। तो अब शेष बचे संपत्ति दायित्व की मद। तो जो भी संपत्ति और दायित्व की मद हैं उनको एसेट्स को, जैसे जनरल एंट्री थी एसेट्स अकाउंट DR2 ब्रांच, और लायबिलिटीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री थी कि भाई लायबिलिटीज़ ब्रांच करंट अकाउंट DR2 ब्रांच लायबिलिटीज, इस तरह से। तो ब्रांच के तलपट में ये 4 मदें हैं। तो ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट DR 95,000, ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR 50,460, ब्रांच डेटर्स अकाउंट DR 19,100 और ब्रांच कैश अकाउंट DR 6,550, और इनके टोटल से टू ब्रांच करंट अकाउंट 1,71,110 रुपये एंट्री पास कर देंगे। आपको अभी पिछली स्लाइड में ब्रांच से प्राप्त होने वाला तलपट दिखाया था, उसके अनुसार उस तलपट में दिए गए मदों को ही हमने इनकॉर्पोरेट किया है। ऐसे ही एक क्रेडिटर्स है, एंट्री कर देंगे ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट DR2, ब्रांच करंट अकाउंट DR2 ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट 10,400 रुपये। आइए, सर्वप्रथम ब्रांच का करंट अकाउंट बनाया। हेड ऑफिस की पुस्तकों में ब्रांच करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 1,33,710 रुपये, या डेबिट कर दिया हमने। उसके बाद 2 एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी। पहली कैश इन ट्रांजिट अकाउंट DR2 ब्रांच करंट अकाउंट
तो बाई कैश इन ट्रांजिट 3000। दूसरी लॉस ऑफ थेफ्ट या लॉस बाई थेफ्ट DR टू ब्रांच करंट अकाउंट, तो ये भी 1700 रुपये क्रेडिट करती है। तीसरी एंट्री ब्रांच की तलपट में दिखाए गए चारों संपत्तियों को अभी हमने DR किया था इससे पिछले एंट्री जो की थी, और टू ब्रांच करंट अकाउंट, तो लिहाजा हमने यहाँ 22 सन्ड्री ब्रांच एसेट्स करके दिखा दिया 1,71,110। आप चाहें तो चारों मदों के नाम से भी इसको दिखा सकते हैं, वो भी ठीक है। तो बाई ब्रांच स्टॉक, बाई ब्रांच डेटर्स, बाई ब्रांच कैश, इस तरीके से। और इसके बाद एक एंट्री हमने की थी अभी कि ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पी एंड प्रॉफिट का बैलेंस था उसको इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री कर दी, ब्रांच करंट अकाउंट DR टू P&L, यानी हेड ऑफिस ने अपने P&L को क्रेडिट कर दिया और ब्रांच को डेबिट कर दिया। और लास्ट एंट्री अभी हमने की थी कि ब्रांच करंट अकाउंट DR टू ब्रांच क्रेडिटर्स, तो ये भी डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे, और इस तरीके से यह ब्रांच अकाउंट का टोटल बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम एक खाता बनाते हैं हेड ऑफिस की पुस्तकों में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2012। सर्वप्रथम हेड ऑफिस का जो ट्रायल बैलेंस है आप उसको दोबारा देखेंगे, उसमें 1/1/2012 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ था 25,310, यानी ये P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो लिहाजा बाई बैलेंस BD 25,310। इसके बाद हेड ऑफिस के ही तलपट में करंट ईयर का प्रॉफिट 2012 के वर्ष का प्रॉफिट दिया हुआ था, वह दिया हुआ है 82,200 रुपये, और ब्रांच के प्रॉफिट तलपट में ब्रांच का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 31,700 रुपये जो है, तो ब्रांच का प्रॉफिट हमने यहाँ लिख दिया 31,700 रुपये क्रेडिट कर दिया। इसके बाद एक एंट्री हमने की थी लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट DR टू ब्रांच करंट। अब लॉस बाई थेफ्ट को अल्टीमेटली कहाँ चार्ज करेगा? हेड ऑफिस अपने P&L में चार्ज करेगा, तो उसके चार्जिंग की एंट्री हमने की नहीं। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो एंट्री यही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू लॉस बाई थेफ्ट, तो 1700 रुपये लॉस बाई थेफ्ट। एक मद आपको हेड ऑफिस के तलपट में दिखा रखी थी कि भाई अगस्त के माह में उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया है 30,000 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिखा दिया। देन इसके बाद इस P&L अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे, और यह वर्ष के अंत में हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसमें ब्रांच का प्रॉफिट शामिल है, ध्यान रखेंगे कि हमने ब्रांच का प्रॉफिट इसके P&L में क्रेडिट कर दिया है 31,700 रुपये। इसको क्रेडिट करने के बाद अब हेड ऑफिस का बैलेंस रह गया 1,07,510। यह बैलेंस जो है हेड ऑफिस की पुस्तकों में जो है बैलेंस शीट बनाएंगे, वहाँ जो दूसरी मद है रिजर्व्स एंड सरप्लस की, वहाँ पर उसको हम दिखा देंगे। आइए यह हेड ऑफिस की बैलेंस शीट हम तैयार कर रहे हैं। बैलेंस शीट का जो है आपके सामने है, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2012। यह बैलेंस शीट वर्तमान जो कंपनी अधिनियम है, नया कंपनी अधिनियम है, उसके अनुरूप शेड्यूल वाइज बनाई हुई है। इसको आप देखेंगे, दो हेड होते हैं जनरली, अब तक दो साइड होती थी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट्स। यहाँ भी दो ही पक्ष हैं। फर्स्ट आइटम के रूप में हम इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी साइड का जो पक्ष है वो पूरा फर्स्ट आइटम के रूप में आएगा, और एसेट साइड वाला जो पक्ष है वह सेकंड आइटम एसेट्स के रूप में दिखाया जाएगा। अब इनको हम डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले हम दिखा रहे हैं नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के रूप में यहाँ दो आइटम आती हैं। फर्स्ट ए में शेयर कैपिटल, बी में रिजर्व्स एंड सरप्लस। यह जो शेयर कैपिटल है इसमें आपको दिखा रखा था कि भाई जो भी बेल कैपिटल है इनकी 8,000 शेयर हैं 100 रुपये वाले, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसकी कैपिटल दिखा देंगे ये कि भाई 8,000 शेयर हैं 100 रुपये वाले। हाँ, सेकंड आइटम जो है वह है आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस को आप जब देखेंगे तो ब्रांच का प्रॉफिट तो जनरल P&L अकाउंट हेड को बनाया तो उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया ले, और वह बैलेंस हुआ हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकला था 1,07,510 रुपये। लेकिन
आप एचओ के ट्रायल बैलेंस को देखें तो उसमें 1 लाख रुपए का जनरल लेजर भी दिखाया हुआ है। तो जब आप इनकी ये 2 नंबर डला हुआ है, इसके जस्ट बाद में नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स में जब आप देखेंगे तो उस नोट्स में लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2 जनरल रिजर्व 1 लाख और P&L अकाउंट का बैलेंस 1,07,510 और बाहर हम जो है 2,07,510 रुपये दिखा देंगे। इस तरह से लाइबिलिटी साइड में नंबर दूसरी मद है करंट लाइबिलिटीज़ की, जिसमें ट्रेड पेबल्स का शेड्यूल नंबर है 3। शेड्यूल नंबर जब आप बनाओगे 3 नंबर में तो उसमें लिखेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स में आप जब देखेंगे तो एचओ के तलपट में जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं वो एचओ के 21,900 रुपये के हैं और ब्रांच के 10,400 रुपये के क्रेडिटर्स आपके हैं। इसका खुलासा, इसका डिटेल आगे जो है आपका शेड्यूल जो है उसमें भी आपको किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर ट्रेड पेबल्स एचओ का है 21,900 रुपये और ब्रांच का है 10,400 रुपये और इस तरह से 32,300 रुपये, यह 32,300 रुपये हम जो है यहाँ दिखा देंगे। और इस तरीके से यह लाइबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा 10,39,000 आपका 810 रुपये, यानी लाइबिलिटी साइड ना कह के आज के परिप्रेक्ष्य में यह इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल होगा। देन नीचे चलें एसेट्स पे। फर्स्ट है नॉन करेंट एसेट्स, यानी जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं, नॉन करेंट एसेट्स हैं, वह यहाँ आएंगी। तो नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स में दिखाया हमने फिक्स एसेट्स की शेड्यूल नंबर 4। यहाँ तो हमने 6,25,000 रुपये दिखाए, लेकिन 6,25,000 का खुलासा आप देखिए, यह है आपका फिक्स एसेट्स। एचओ की फिक्स एसेट्स हैं आपके 5,30,000, ब्रांच की फिक्स एसेट्स हैं 95,000 और टोटल हुआ 6,25,000। एचओ की जो भी आइटम्स हैं वो एचओ के तलपट से आ रही हैं, ब्रांच की आइटम ब्रांच के तलपट से आ रही हैं, जिनको हमने ब्रांच करंट अकाउंट बनाया था तो वहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया था एंट्री के माध्यम से। तो वो एक ही बात है। तो बाहर आ गई आपके फिक्स एसेट्स 6,25,000। इसके बाद अगली मद हम यहाँ देख लेते हैं इन्वेंट्री। हेड ऑफिस की इन्वेंट्री है 2,22,470, ब्रांच की इन्वेंट्री है 50,460 और बाहर आपका आएगा 2,72,930। तो देखिए यह है शेड्यूल नंबर 5। दूसरी आइटम एसेट साइड में करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स का सब डिवीजन करते हैं तो फर्स्ट आइटम होती है इन्वेंट्री को शेड्यूल नंबर दिया 5 और ये बाहर 2,72,930। क्यों आया? क्योंकि एच और ब्रांच का टोटल अभी मैंने आपको बताया। अगला इसकी करंट एसेट्स की दूसरी आइटम, अगली आइटम है ट्रेड रिसीवेबल्स। इसको हमने दिखाया शेड्यूल नंबर 6 में और शेड्यूल नंबर 6 का टोटल बाहर आ रहा है 69,600, लेकिन इसका खुलासा करें तो आप देखिए यह शेड्यूल नंबर 6 ट्रेड रिसीवेबल्स। एचओ का ट्रेड रिसीवेबल्स है 50,500, ब्रांच के रिसीवेबल्स है 19,100 और बाहर आ जाएगा 69,600 रुपये। यहीं अगली जो मद है उसकी सी करंट एसेट्स की जो तीसरी मद है वह है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को 2 भागों में बांटा। फर्स्ट हमने लिखा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में एचओ का हेड ऑफिस का कैश है 62,730 रुपये, ब्रांच का कैश है आपका 6,550। इस तरह से दोनों का कैश इन हैंड बाहर आ गया 69,280 रुपये। इसके नीचे जो दूसरी मद थी वह थी कैश इन ट्रांजिट। जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को 31 तारीख को पैसा भेजा, जो ब्रांच को 1 जनवरी 2013 को मिला, वह 3,000 रुपये हमने और जोड़ दिए, तो 69,280 प्लस 3,000, इस तरीके से यह बाहर आ जाएगा 72,280 रुपये। देखिए तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शेड्यूल नंबर 7 बाहर आपने दिखा दिया 72,280 रुपये और इसका टोटल जो है यह टोटल आपका हो गया 10,39,810 रुपये, जो कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के टोटल से मैच करता है एसेट्स का टोटल। और इस तरीके से दोनों मदों का ये टोटल हमारा मिल गया। तो मैं समझता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। पुनः एक बात ध्यान रखेंगे, यदि कहीं प्रधान कार्यालय और शाखा खाते के शेषों में अंतर हो तो उन अंतर के कारणों का कुछ कारण प्रश्न में दिए हो सकते हैं और कुछ सूचनाएं वहाँ पे दी हो सकती हैं, उनको हम सावधानी पूर्वक मिलान करके देख लें कि भाई जैसे हेड ऑफिस ने कितना माल शाखा को भेजा है, शाखा के यहाँ गुड्स कितना माल पहुँचा है। कई बार डायरेक्ट ना करके ऐसे दीजिएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच और ब्रांच में दिखेगा गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ,
लेकिन वो दोनों चीज़ें सेम नहीं है। इसका मतलब वो डिफरेंस का माल रास्ते में है। ऐसे ही अगर कहीं अलग से कैश कितना भेजा और कितना मिला है, अगर उनको हम आपस में मिलान करके देख लें, कई बार कुछ सेवाओं के संबंध में बात हो सकती है कि हेड ऑफिस ब्रांच के लिए कोई सेवा दी हो और ब्रांच ने उसके लिए कोई लेखांकन अपने यहाँ पर अभी नहीं किया हो, या डेप्रीशिएशन के बारे में है कि ब्रांच ने कोई एंट्री पास नहीं की लेकिन हेड ऑफिस के पुस्तकों में उसकी एंट्री करनी है, या ब्रांच दो ब्रांचों के मध्य पारस्परिक रूप से कोई लेन देन हुआ हो। तो इस तरीके से जैसी सूचना, जैसी जानकारी आपको प्रश्न में दे रखी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में खुले हुए शाखा खाते और शाखा की पुस्तकों में खुले हुए प्रधान कार्यालय खाते के शेषों का मिलान करेंगे। देन उसके बाद अगर शाखा ने P&L बना रखा है अपना, बना करके नेट प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस भेजा है, तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस की एंट्री इनकॉर्पोरेट करेंगे हेड ऑफिस पुस्तकों में। देन शाखा की बची हुई मदों को, तलपट की शेष मदों का इनकॉर्पोरेशन करेंगे, और फिर आप हेड ऑफिस की पुस्तकों में चिट्ठा या जैसी भी स्थिति है बनाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। धन्यवाद।